तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 720? हाँ। वाह। तबीयत खराब इतना होने के बाद भी 720 में से 720 कैसे लाए? मतलब कि ऐसे हुआ क्या था आपको? आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन में तुक्का लगाया मैंने या सब मुझे आता ही था? कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं उन्हें सिली मिस्टेक वो नहीं करते होंगे, तो आपको ऐसा लगता है सिली मिस्टेक करते थे कि नहीं पढ़ते टाइम? आपको क्या लगता है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ा जा सकता है? क्या आपको लगता है कि जो लोग ड्रॉप लेते हैं वो कितना सही है, नहीं है, इस पर आपका क्या व्यू है? आपके अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इन तीनों में से कौन आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता है? कि जो भी स्टूडेंट्स कोटा आ रहे हैं, मतलब कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई लिखाई करें, किन किन चीज़ों से दूर रहें? सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो ये वीडियो इस साल का सबसे खास वीडियो होने वाला है। हमारे साथ दिव्यांश है और आपको अभी तक पता चल ही चुका होगा कि इनका नीट में 2024 में 720 में से 720 आ रहा है, एज पर जो कि एनटीए का अभी आंसर किया आया था और जो एलन का भी आंसर किया था, शायद आपने उससे भी मिलाया था, तो 720 आ रहा है। तो भाई ये टॉप स्कोरर हैं, ठीक है? तो आज इनसे काफ़ी सारे बात हम पूछने वाले हैं, काफ़ी सारे आपको राय मशवरा आपको मिलने वाला है। और मतलब कि टॉपर्स के साथ जब ऐसा इंटरव्यू करता हूँ तो मैं नर्वस होने लगता हूँ। मतलब कि ऐसा होता है कि मैं डायरेक्टर्स वगैरह के साथ भी करता हूँ, बाकी टीचर्स के साथ करता हूँ, टॉपर्स जो आते हैं कि यार आप लोग नेशनल सेलिब्रिटी हो, ठीक है? मतलब कि पूरे देश भर का जो बच्चा है, मतलब कि वो जो 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, आप उनमें से भाई कुछ चुनिंदे लोग हो, तो भाई ये एक बहुत ही बड़ी बात है। पूरे देश भर के जो बच्चे हैं आपको एज इंस्पिरेशन देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, दिव्यांश कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं भैया हरियाणा में चरखीदारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। गांव दगड़ौली है मेरा। ओके। तो कोटा कब आना हुआ आपका? कोटा में आया था 2022 में। जुलाई को 7 जुलाई से मेरा बैच शुरुआत हो रही थी यहाँ पे सत्यार्थ बिल्डिंग में। कोटा में? कोटा में। ओके, एलन में। तो कैसा रहा पहला इंप्रेशन कोटा आने का? कोटा आने का पहला इंप्रेशन, जैसे जगह तो नहीं थी तो शुरुआत में तो अजीब लगता है, लेकिन जब मैंने क्लास अटेंड की तो उसके बाद में वो सब बातें खत्म हो गई। क्लासेस काफ़ी बढ़िया थी, टीचर्स ने बहुत बढ़िया पढ़ाया फर्स्ट इंप्रेशन में ही। मतलब मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ और पढ़ने की शुरुआत कर भी दी थी। शुरुआत वाले लेक्चर से अच्छी से पढ़ाई की थी। एक बात बताओ आप मुझे ऐसा लगता तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, आपने मेरा वीडियो पहले कभी देखा है? आपका वीडियो देखा है? दोस्तों के फ़ोन में? दोस्तों के फ़ोन में, मम्मी के फ़ोन में, मम्मी साथ थी। ओके, ठीक है। तो हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, जो मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा भी था बीएम सर का, जिसमें आपने अपने तबीयत के बारे में भी बात बताई थी, जो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशनल लगा कि इनका भाई आप विश्वास नहीं करोगे कि तबीयत खराब इतना होने के बाद भी 720 में से 720 कैसे लाए? मतलब कि वैसे हुआ क्या था आपको? मुझे रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स हुआ था लेफ्ट साइड में। तो इसमें जैसे प्लूरा के बीच में थोड़ी एयर स्पेस ज़्यादा हो जाती, एयर कलेक्ट होने लगती है, तो उससे लंग कोलैप्स होने लगता है प्रेशर की वजह से। तो आपने बताया कि लंग्स फट गया था। हाँ, फट गया था। हिंदी में वो ऐसे ही कहते हैं उसे। हैं? हाँ। तो यार, तो वो तो बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, वो तो ऐसा लगता होगा कि बर्दाश्त से बाहर है, फिर भी यार कैसे? पेन तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक मतलब सांस कम आने लगती थी और खांसी बार बार आती थी। और मतलब ऐसा लगता जब सांस ले रहे हैं तब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, फेफड़े में गड़बड़ है, ऐसा लगता था। उसके बाद में हॉस्पिटल में एडमिट। तो लगा नहीं यार कि अब डिमोटिवेटेड हो गए, ऐसा कुछ फील नहीं आया कि भाई अब क्या होगा आगे का? डर नहीं लग रहा था? मैं नीट का मेरा इतना ज़्यादा बस कुछ डिवोशन था नहीं डॉक्टर बनने को। बस ऐसे पढ़ाई करने आए थे, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, फिर मौका मिलेगा तो फिर से शुरुआत कर देंगे। वैसे कि एकदम नॉर्मली बिंदास चले, हाँ, एकदम से कोई नॉर्मली थे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना यार, मस्त रहो। नहीं, मैं तो जैसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो दोस्तों को फ़ोन करके ये बताया था कि मैं आज क्लास में नहीं आ रहा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। हैं? हाँ। तो दोस्त खुश होते थे या दुखी होते थे कि यार अच्छा है हम आगे जा रहे हैं इससे? नहीं, ऐसे दोस्त नहीं थे, कोई कॉम्पिटिशन वाली भावना नहीं थी। वो मिलने भी आए, रात को मिलने आए थे, घबरा गए थे वो सभी। फ्रेंडशिप के ऊपर क्या कहना चाहोगे? दोस्त ने कितना हेल्प किया आपको कोटा में? कैसे फ्रेंड सर्कल था आपका? फ्रेंड सर्कल काफ़ी बढ़िया था। मतलब स्कोर तो एवरेज स्टूडेंट्स भी थे और मतलब टॉपर्स भी थे मेरे बैच में, तो ऐसे तो दोनों से ही दोस्ती रहती थी। और बाकी जो मेन जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो तो 2 लोग थे, दोनों एवरेज स्कोरर ही थे। तो जैसे जब मैं बीमार, वैसे तो हम बातें करते रहते क्लासेस के बाद में 15-15 20-20 मिनट यहाँ पे खड़े रहते, कुछ ना ऐसे नॉर्मली बातें करते रहते। ऐसे जब भी कोई किसी का मूड खराब होता तो 2 दोस्तों से मिलकर समझा देते, 3 दोस्तों का ग्रुप था हमारा। तो ऐसे 11th में तो काफ़ी बढ़िया गया। और जब मैं बीमार हुआ
तब भी सबसे पहले वो लोग मिलने आए और बाद साथ में 2-3 लोग और आए थे, बच्चे। उसके बाद में नोट्स भी उन्होंने ही प्रोवाइड किए, टीचर से इंट्रोडक्शन भी कराया मेरा, क्योंकि उस टाइम फैकल्टीज नहीं भी आती हैं। बीमार होने के बाद में मुझे तो पता नहीं था। उन्होंने कहा, सर देखिए ये बच्चा है, आप इसको पढ़ा पाओगे ऐसे। अच्छे दोस्त थे, दोस्त काफ़ी अच्छे थे। तो देव्यांश, एक बात जो बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि स्मार्टफोन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने स्मार्टफोन यूज किया या नहीं किया तो कौन सा था स्मार्टफोन? मैंने स्मार्टफोन तो यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे पास वो नोकिया छोटा वाला फ़ोन था, वो डब्बा वाला? वो डब्बा वाला, बस कॉल करने के लिए। अच्छा। स्मार्टफोन को तो मैं कम ही प्रेफर करता हूँ, और स्मार्टफोन आजकल तो सभी के पास है, क्योंकि एलन डिजिटल पे लेक्चर भी आते हैं, पेपर भी होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से तो मैं बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड था। तो आपको लगता है कि स्मार्टफोन होने से डिस्ट्रैक्शन होगा या होने से भी पढ़ सकते हैं? कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं उससे? जैसे मेरे पास तो स्मार्टफोन था नहीं, तो मैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे मेरे जो एक दोस्त था, स्मार्टफोन तो उसके पास भी था, लेकिन वो कभी स्मार्टफोन को यूज़ ही नहीं करता था। अच्छा। मतलब वो तो बिल्कुल उसका तो क्लियर था। लेकिन जैसे कुछ क्लास में बच्चे होते हैं, वो फ़ोन में गेम भी खेल रहे थे, ऐसे दिखता है क्लास में। कुछ पीछे बैठ के इंस्टाग्राम चलाते रहते थे, तो डिस्ट्रैक्शन होता है, काफ़ी होता है। ओके। तो देवांश, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब आप नीट का पेपर दे रहे थे, जैसे कि 720 में से 720 आया है, हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन में तुक्का लगाया मैंने या सब मुझे आता ही था, तो तभी मेरा 720 आया? तुक्के वाली बात नहीं, लेकिन मैं कंफ्यूज था कुछ सवालों में। और उनमें फिर मतलब पहले तो एलिमिनेशन करते हैं कि मतलब 4 ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 एलिमिनेट करने के बाद उसमें भी सोचा कि मतलब या तो फिजिक्स का सवाल डिराइव करने की ट्राई करें। उसके बाद में फिर और भी अलग-अलग चीज़ सोचती हैं, जैसे पुरानी चीज़ें कनेक्ट करें। बायो में कनेक्ट करने की सोचता था, केमिस्ट्री में कुछ सोचता था। और जैसे 1-2 सवालों में गड़बड़ थी। एक सवाल जैसे याद नहीं था मुझे, एक्वस कॉपर सल्फेट और एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। तो उसमें फिर थोड़ा ऐसा हिंट मिला कि एक्वस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो वो देख के फिर लगा तो वो सही हो गया। राइट, ठीक है। तो आपका डेली रूटीन क्या था कोटा में? डेली रूटीन सर मेरा ऐसे कोई परफेक्ट था नहीं कि रोज़ बढ़िया पढ़ाई होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब पढ़ाई नहीं हुई, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन नॉर्मल अगर बेसिक एवरेज रूटीन की बात करें तो 2 से साढ़े 8 तक क्लासेस होती थी। उसके बाद में ऐसे घर पे आना, थोड़ा आराम करना, 9:30 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था। और जैसे 12 साढ़े 12 तक भी पढ़ता, कभी-कभी जब मूड बढ़िया होता 1:30 बजे तक भी, 2 बजे तक भी। और फिर सुबह मैं 8 साढ़े 8 9 बजे तक उठता। उसके बाद में भी 3 घंटे पढ़ने की ट्राई करता। खाना खा के फिर वापस कोचिंग। ओके। जैसे कि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं उन्हें सिली मिस्टेक वो नहीं करते होंगे, तो आपको ऐसा लगता है सिली मिस्टेक करते थे कि नहीं पढ़ते टाइम आप? सिली मिस्टेक पढ़ते टाइम करते थे, पेपर में नहीं करते हैं टॉपर। तो सिली मिस्टेक को कैसे सुधार सकते हैं कि वो ना हो पेपर के दिन भी? सिली मिस्टेक सुधारने का एक तो रीज़न, जब आप सिली मिस्टेक एक बार कर लेते हो, तो मतलब आप वो याद रखो कि दूसरी बार वो सिली मिस्टेक नहीं होती। तो ऐसे मैं जब पढ़ते टाइम तो मार्क करता था, मुझसे गलतियाँ होती थी, एक्सरसाइज में भी गलतियाँ होती थी। तो उन्हें वापस मार्क करता, मतलब अलग तो बुक नहीं थी, लेकिन जो भी मैं एनसीईआरटी जैसे पढ़ता, एनसीईआरटी में लिख लेता। और 1-2 जगह तो मतलब जो नोट्स हैं, नोट्स के पेज पे लिखा है, यहाँ सिली मिस्टेक हो सकती है, ऐसे 5-6 पॉइंट्स करके। और बाकी एक इम्प्रूवमेंट बुक करके भी देते थे, तो उसमें भी सिली मिस्टेक्स लिख लेते थे। ओके। तो जब आप क्लास में यहाँ पे थे, जब पढ़ रहे थे, जब टीचर पढ़ाते थे आपको यहाँ पे, हाँ। तो आपको आपको क्लास में डाउट्स आते थे या नहीं आते? आई नो मतलब कि आप सोच रहे होगे कि क्या पूछ रहे हो, लेकिन स्टिल बच्चों के लिए ये जरूरी रहता है जानना कि भाई टॉपर्स को डाउट होते थे कि नहीं क्लास में? डाउट होते थे, लेकिन मैं पूछता नहीं था। अरे क्यों? ऐसे थोड़ा हेजिटेशन था, मतलब इतना भी ज़्यादा भी नहीं। लेकिन ऐसे क्लास के ऐसे 200 बच्चों के बीच में डाउट पूछने की मेरी हिम्मत नहीं थी। है। उसके बाद में बाहर जाके पूछ लेता था मैं टीचर से। ओके, तो वो सपोर्ट मिलता था, पूरा डाउट क्लियर हो जाता हाँ, था? डाउट क्लियर होता था। ओके। तो और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो कई बार पढ़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन, पेपर के दिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, डर बैठ जाता है। तो वो पेपर के दिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किस तरीके से वो फियर को ओवरकम करे, उसके लिए कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप ले सकते हैं? मतलब इतना तो मुझे भी नहीं पता, मैंने एक ही बार दिया है, ऐसा तो है नहीं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 720? हाँ। वाह, क्या कमाल। और बाकी जैसे मैं तो एक एक्सपेक्टेशंस पे ऐसा था कि जो बच्चे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं उनके जनरली मार्क्स कम हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे पैनिक हो जाते हैं। तो जैसे मेरा केस तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट करके नहीं जा रहा था। और दूसरा तो जैसे पेपर से पहले मैं पढ़ता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता कि ये चीज़ भी मतलब माइंड को काम करती है थोड़ा। और बाकी ऐसे घर वालों का भी कोई ऐसे था नहीं कि तुम्हें नीट क्लियर करना ही है, क्योंकि ऐसे भी था एक बार लड़का बीमार भी हो चुका है, तो हो सकता है ना हो, तो ऐसे कुछ जीरो प्रेशर में ही गया था मैं। आपको क्या लगता है कि नीट का जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से फोड़ा जा सकता है
क्या आपको लगता है कि जो जो लोग ड्रॉप लेते हैं वो कितना सही है, नहीं है, इस पे आपका क्या व्यू है? जैसे मैं जैसे 11th और 12th मैंने की थी, तो वो टाइम तो सफिशिएंट अगर आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे 11th कुछ बच्चों की खराब भी हो जाती है, तो एलियन कोटा में तो ऐसा है कि 12th में 11th को फिर से पढ़ाया जाता है। हम्म, तो टाइम तो सफिशिएंट है वो आराम से नीट क्रैक करने के लिए। लेकिन जैसे कुछ ऐसा हो जाता है कि फैमिली इशू भी बाकी बच्चों को मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, हम्म, लेकिन कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम लगता है ये चीज़ करने में। मान लो एक बार 50 स्कोर आया है, तो उनसे उम्मीद रहती है कि अगली बार एक साल और तैयारी करेंगे तो 650 भी आ सकता। तो ऐसे मतलब बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है वो, तो जो ठीक है। मतलब तो जैसे कि मैंने सुना है कि जब एलन का टेस्ट होता था तो पहला टेस्ट में ही आपको 720 में 720 आया था। हाँ। तो क्या लग गया था कि यार अब तो हम ही हैं टॉपर और 720 हमारा आएगा? मतलब क्या अनुभव क्या हुआ था उसके बाद के टेस्ट में, कैसे नंबर थे? जैसे पहला जो टेस्ट दिया मैंने, टेस्ट देने के बाद मतलब पेपर काफ़ी आसान था, तो मुझे इतना तो पता 700 से तो ऊपर नंबर आएंगे। हम्म, और लेकिन फिर मैंने ऐसे जैसे बाकी बच्चों को देखता था, तो क्लास में बाकी काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझसे भी होशियार थे, तो मुझे लगा मतलब फुल भी आ जाएंगे तो भी क्या ही मतलब पड़ रहा है, 15-20 बच्चों के फुल आएंगे। तो इससे तो मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे फिर रिजल्ट आया, तब उसके बाद में वो क्लास में मैं अकेला ही बच्चा था जिसके 720 थे। तब थोड़ा ऐसे खुशी मिली कि मतलब अभी तो 720 है, काफ़ी बढ़िया स्कोर है, अब तो बन जाएंगे टॉपर। लेकिन उसके बाद में जब फिर से ट्राई किया 720 आने का, तब नहीं आए, 710 भी आए, 705 आए। जितना ज़्यादा सोचा उतने कम ही नंबर आए हैं उसके बाद में। आपके अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, हम्म। इन तीनों में से कौन आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता था? मुझे तो मतलब बायोलॉजी की वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्कोर करना उसमें आसान भी है, अच्छा। क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, मतलब 2-3 बार पढ़ लो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है, तो अब इसमें आप क्या ही गलती कर लोगे। तो ये तो याद रखो, आराम से स्कोर हो जाएगा। लेकिन कुछ बायो में भी टिपिकल सवाल आते हैं, स्टेटमेंट आ जाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बायो आसान स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ओके। आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस कितनी है? बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस 100% है, कि मैंने भी जैसे एनसीईआरटी काफ़ी बार पढ़ी, और बीमार होने के बाद में भी बस एनसीईआरटी पे ही फोकस किया। और जो बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स की तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की तो अच्छे से की थी, ऑर्गेनिक की बेसिक पढ़ी थी। मतलब एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लिया था कि मतलब नोट्स में सब कुछ है, जो नहीं था वो एनसीईआरटी का मार्क कर लिया था। और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 12th की पढ़ी थी बोर्ड के टाइम पे। ठीक है। जब आपने पेपर दिया नीट का इस साल का, तो आपको क्या लगता है कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए? फिलहाल बायो में तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो जेनेटिक्स पे, जेनेटिक्स से ज़्यादा सवाल आते हैं, जेनेटिक्स बायोटेक से तो हर बार ही ज़्यादा सवाल आते हैं। मेन बायो में तो यही देखा मैंने। और जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक से जनरली 1-2 सवाल ज़्यादा आते हैं बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और फिजिक्स में तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होती है फिजिक्स में, उससे ज़्यादा सवाल आते हैं। लेकिन नॉर्मली फिजिक्स में तो 1-2 सवाल हर चैप्टर से आते हैं। स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या वो फॉलो करे, क्या करे अच्छा स्कोर करने के लिए नीट में? फॉलो तो सबसे पहले जो भी टीचर कहे उसे तो 100% फॉलो करना ही है। उस पर तो ऐसे कोई शक रखना ही नहीं है कि टीचर ने कह दिया फिर भी नहीं कर रहे। और दूसरी टिप ये है कि मतलब ऐसे रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, जितना पेपर में आए उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर कई बच्चे रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। तो जितना आए उतना अच्छे से करो, रिजल्ट में कोई ज़्यादा, रिजल्ट में वेरिएशन नहीं आता, अच्छा ही रहता है। ओके, ठीक है। पीवाईक्यूज वगैरह वो इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है वो लगाना चाहिए पीवाईक्यू? हाँ, पीवाईक्यू तो ज़रूर करना चाहिए। मैंने भी जैसे तो हमारे तो कब करना चाहिए, कब लगाना चाहिए? जैसे हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, मैंने जैसे एलियन में तैयारी की है तो उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग की है। तो मॉड्यूल में एक्सरसाइज 2 होती है, वो पीवाईक्यू ही होते हैं। तो वो तो काफ़ी ज़रूरी, जैसे हर चैप्टर पढ़ने के बाद में पूरी मॉड्यूल की एक्सरसाइज करते हैं, उसमें पीवाईक्यू ज़रूर आते थे। और बाद में जो माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट की सीरीज़ बनती है, उनमें भी अधिकतर पीवाईक्यू डालते रहते हैं। तो पीवाईक्यू ज़रूरी, उससे पेपर का एक आइडिया मिल जाता है। और जब कंप्लीट पेपर करते हैं प्रीवियस ईयर, तो उससे भी आइडिया रह जाता है पेपर का लेवल कैसा है, और मतलब फिर पैनिक नहीं होती उससे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लाइफ से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आज आपने 720 लेके आए, बहुत सारे आपने अप्स एंड डाउन भी देखे, आपका तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हुआ, फिर भी आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? मैं आपके लाइफ के बारे में आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। मोटिवेटेड तो जैसे मैं, ऐसे तो कुछ है नहीं कि कोई एक्सटर्नल सोर्स था मोटिवेशन का। ऐसे टीचर्स तो काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे। और जैसे मेरा मेन पढ़ाई को लेके था कि मैं जैसे यहाँ पे सिर्फ पढ़ने ही आया था, तो पढ़ाई को तो कंटिन्यू रखा। और जैसे पढ़ाई में ही मेरा मन लगा रहता, तो ऐसे ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि अगर ये हो जाएगा मतलब मैं टॉप कर जाऊँगा। तो कोई अलग ज़्यादा मैं नहीं सोचता था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेन पढ़ाई पे ध्यान था, तो पढ़ाई करता गया, वो अच्छे से होता गया।
और आपकी मम्मी भी यहाँ थी तो उनसे भी सपोर्ट मिलता था? हाँ, मम्मी से सपोर्ट मिलता था। ओके। तो लास्ट सवाल कि जो भी स्टूडेंट्स कोटा आ रहे हैं मतलब कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई लिखाई करें, किन किन चीज़ों से दूर रहें? कोटा में जैसे शुरुआत में बच्चे आते हैं तो उन्हें ऐसे थोड़ा अजीब लगता है, मतलब पहली बार घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके लिए तो शुरुआत में एडजस्ट होने में 10-15 दिन लग जाते हैं, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। हम्म, और पढ़ाई करने के लिए तो टीचर्स को फॉलो करना शुरुआत में, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, और ये नीट के 11th काफ़ी मुश्किल होती है 10th के कंपैरिजन में। तो आपको 11th में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और कुछ बच्चे जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता, वो डेविएट हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में ज़्यादा एफर्ट डालें, और बाकी एक बार अगर आपका स्टार्ट बढ़िया होगा तो उसके बाद में चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। राइट। तो ये रहा दिव्यांश के साथ इंटरव्यू, और भाई 720 आउट ऑफ 720, गजब। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, थैंक यू। और एम्स में आपसे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है भाई। और इंतज़ार करते हैं भाई कि रिजल्ट आए और आपको हम देखें स्टेज पे, बच्चे भी देखें उस तरीके से, और ज़्यादा मोटिवेटेड हों आपको देख के। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स दिव्यांग, थैंक्स फॉर Thank- ज्वाइनिंग। thank you. और भी कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, डू शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग।